मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज हैवी हार्टेड, सुबह से आज दिल टूटा, बहुत सख्त अफसोस हुआ। सबसे पहले तो PIA के त्यारे के बारे में कि इतने पाकिस्तानी, इतने भाई हमारे ईद मनाने के लिए कराची जा रहे थे, वो हादसा हुआ जो कि भूला नहीं जा सकता। सबसे पहले तो मैं सारे देखने वाले दोस्तों को, भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ की जाए। और दूसरा, जितने भी हमारे पाकिस्तानी और जितने दूसरे लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं, उनके प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। दूसरा, इस दफ़ा वो भी मेरे पास कोई अच्छी बातें नहीं थी करने को, लेकिन अल्टीमेटली मैंने करना है। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा वाक़या, जो सबसे बड़ी बात जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, वो चीनी की रिपोर्ट, चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जो उनका एक बयानिया था कोरोना के टेस्ट के हवाले से, और उसके बाद मैं शेख रशीद साहब की एक बात कोट करना चाहूँगा, और उसके साथ ही अमेरिका के कुछ हालात, इलेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो चीनी की रिपोर्टों के बारे में जो रिपोर्ट आई, काश ये एक और लॉलीपॉप देने की बजाय अगर तहरीक इंसाफ इसके साथ इंसाफ करती तो क्या ही बेहतर होता। 5 सालों में 88 शुगर मिलों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। शहजाद अकबर साहब ने कच्ची चिटों से लेकर हर दूसरा फ्रॉड जो है वो शुगर मिलों का वो पकड़ लिया है, लेकिन मुजरमों को नहीं पकड़ा जाएगा। आज मैं ये आपको गारंटी कर देता हूँ, इन शुगर माफिया को हाथ डालना हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे इंसाफ नहीं कर पाएगी और पाकिस्तानी कौम इसको नहीं भुलाएगी। काश अच्छा होता कि शहजाद अकबर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग जो मुजरम थे, जो मुलजम थे, जिन्होंने कौम के साथ खिलवाड़ किया है, उनको हथकड़ियाँ लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये कागजी कार्रवाइयाँ, ये लॉलीपॉप, कौम अब इससे बेजार हो चुकी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस रिपोर्ट में 2 लोगों को, मुनस अलाई साहब को और खुसरो साहब को बिलखसूस बचाने की कोशिश की गई है, और मेरे ख्याल में दूसरे लोगों के बारे में भी कुछ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और खान साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ तहरीक इंसाफ को ऑर्गेनाइज करके इंसाफ करें, वरना आने वाले इलेक्शनों में आपके कैंडिडेट्स की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। कौम, आपको मैंने कई दफ़ा कहा है, हर इंसान के पास अब एक सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान में, वो स्मार्टफोन है। वो रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है उनके साथ। कौम मायूस है, कौम आपकी तरफ देख रही है। कौम ने आपको तब्दीली का नारा दिया था, आपने तब्दीली नहीं लेके आ सके, आप रिफॉर्म नहीं कर सके, आप इंसाफ नहीं कर सके, आप रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सके, आपने अभी तक कोई भी एक मेजर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं कराया। प्लीज़ स्टैंड लें। चाहे आप, मुझे पता है आपके पास एक वास्ट मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, आप अपना मैंडेट डिलीवर करें। अगर नहीं करेंगे तो इसके बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मायूसी, माशी और मुस्तकबिल, नौजवानों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। कोरोना की वजह से और बदहाली हुई है और लीडरशिप का फुकदान है। आपकी मांगी तांगी कैबिनेट जो है वो बिल्कुल लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर रही। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अब लोग हल जाते हैं, अब लोग कमीशंस और लॉलीपॉप नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि अगर इतने अरब रुपयों का चीनी का डाका पड़ा है तो लोगों को सज़ा दी जाए। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा, कल 2 दिनों से एक कर्नल साहब की बीवी बड़ी मशहूर थी पाकिस्तान में, उसके बारे में मुझे सख्त अफसोस। FIR काटी गई उसके ऊपर, लेकिन नामालूम अफराद के बारे में। मेरा खुद बैकग्राउंड, लीगल बैकग्राउंड, मैं 3rd जनरेशन लॉयर हूँ। मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान 22-23 करोड़ लोगों ने उस औरत की शक्ल देखी, उस गाड़ी का नंबर देखा, और किस तरीके से FIR काटी गई नामालूम अफराद के बारे में। ये भी एक कौम के साथ मजाक किया गया है। अगर आपने 1-2 दिन तक उस औरत को अरेस्ट ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ख़तरनाक होंगे, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है। और उसमें मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, नामालूम अफराद के बारे में FIR क्या होती है। जब भी FIR में लिख दिया जाए कि आप नामालूम, इसका मतलब है कि वो FIR बहुत कमज़ोर होती है।
आला हथियार बरामद ना किया जाए तो FIR बहुत कमज़ोर होती है। वाकया हादसे वाले वाकयात से अगर FIR जितनी देर बाद काटी जाए वो कमज़ोर होती है। लोगों को ये पता है। प्लीज़ इस तरह के मजाक आप कौम से बंद करें। उस औरत ने पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूशन जिस पे थोड़ा बहुत एतमाद है पाकिस्तान में लोगों को, उस पर वार किया है, उसको बदनाम किया है। लोगों ने मीडिया पे हर चीज़ भुला के उसको जितना नोटिस दिया है, प्लीज़ विद इन 1 और 2 डेज उस औरत को प्लीज़ आप जब तक अब उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, लोग सोचते रहेंगे कि ये आम पाकिस्तानियों का नहीं है, ये सिर्फ करनैलों का पाकिस्तान है। प्लीज़ इसको जस्टिफाई करें। ये दूसरा वाक़या था, इंसाफ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त पावर में। अब मैं अमेरिका की तरफ आऊँगा। अमेरिका में इस वक्त हालात ये हैं कि तकरीबन 50 स्टेटों में से 40-45 स्टेटें काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। अलमिया अमेरिका में यह है कि अमेरिका में लोगों को घरों में बिठा के पैसे दिए जा रहे हैं। स्टेटें खुल गई हैं, कारोबार खुल रहे हैं, उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे क्योंकि लोगों को घर में बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी, नैन्सी पेलोसी और चक शूमर सोशलिस्ट माइंड सेट है। वो गवर्नमेंट को अभी कह रहे हैं कि ट्रिलियंस डॉलर्स के पैकेजेस बनाए दिए जाएं कांग्रेस में और लोगों को अभी 4 से 6 महीने घर में बिठा के खिलाया जाए। अमेरिका को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका को क्यूबा बनाना चाहते हैं, अमेरिका को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। मैंने कई दफ़ा पहले मेंशन किया, अगर आप कोई भी काम 21 दिन से ज़्यादा करते हैं तो आपके आदात में शामिल हो जाता है। लोग अब भी घरों से बाहर नहीं आना चाहते, लोग अपनी नौकरियों पे नहीं जाना चाहते। ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क में इसको ज़्यादा देर प्रमोट किया गया तो इसके और ख़तरनाक आगे इसका रिजल्ट निकलेगा। मेरे ख्याल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि स्टेटें खोली जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और इससे जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, इसके साथ जीना सीखा जाए। लोग सीख चुके हैं। आपने जितनी तालीम लोगों को अवेयरनेस देनी थी आपने दे ली है, अब इसके साथ जीना सीखें आप। अब मैं तीसरी बात जिस पे आना चाहूँगा, अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन के बारे में एक मुतजाद राय चल रही है। टेक्सास में अगले दिन एक फेडरल जज ने, जो कि डेमोक्रेट अपॉइंटेड था बिल क्लिंटन पीरियड का, उसने एक फैसला दिया है कि लोगों को घरों से बैठ के बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराया जाए। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ये समझती है कि इसके ज़रिए फ्रॉड किया जाएगा, इसके ज़रिए लोगों के बैलेट जो है उनसे लेकर जाली बैलेट उसमें डाले जाएंगे। उस पे वहाँ पे जो उनका वहाँ के अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने वहाँ उसके ख़िलाफ़ अपील की है और मेरे ख्याल में बैलेट जो होंगे वो फिज़िकली होंगे। अगर हम ग्रोसरी 6-6 फीट के फासले की लाइनों में खड़े होकर ले सकते हैं तो हम वोट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा। रमज़ान जाने को है, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। लेकिन मुझे थोड़ा गिला ज़रूर था इस रमज़ान के हवाले से। मैं शेख रशीद साहब की एक बात कोट करूँगा। उन्होंने इस रमज़ान से पहले कहा था कि मस्जिदों को खोला जाए क्योंकि मौलवियों ने 1 महीने में साल की रोटियां बनानी होती हैं, दुकानदारों ने 1 महीने में हर चीज़ महंगी करके पूरे साल का प्रॉफिट बनाना होता है। अगर ये रमज़ान है तो ये आप अच्छा रमज़ान नहीं मना रहे। प्लीज़ आप टॉलरेंस सीखें। रमज़ान कुर्बानी का नाम है, जिस्मानी रमज़ान रोज़े का नाम है, आँखों का, सोच का, हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें बजाय चीज़ें महंगी करने के चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए भलाई करनी चाहिए। मैंने इस्लामिक लॉ के बारे में काफ़ी स्टडी की है। 11 महीने जिस तरीके से आप गुजारते हैं उसी तरह 12वां महीना भी आपने गुजारना होता है। अगर आपने सारा दिन बैठ के वीडियो इंडियन चैनल्स देखने होते हैं तो रोज़ा इसका नाम नहीं है। तो मेरे नज़र में ये एक मैसेज था, मैं देना चाहता था कि प्लीज़ कि इस रमज़ान में और बिलखसूस इस ईद में कोरोना में बहुत ज़्यादा कोरोना का सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तान में गुर्बत की शक्ल में आया है। अगर जो साबिक़ इस्तिसात लोग हैं अपने गली मोहल्ले से निकलें और देखें कि किसके पास ईद मनाने के लिए ईद के दिन खाने को भी कुछ है या नहीं है। आप देखें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं आखिर में एक अपने गुजरात के एक सैयद कासिम अली शाह साहब हैं, मैं उनका काफ़ी मद्दाह हूँ। उनकी बात अगले दिन मेरे एक नज़र से गुजरी है। उन्होंने फरमाया कि जिस घर में आपके मुलाजम अगर आपसे खुश नहीं है तो उस घर में बरकत नहीं हो सकती, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप मज़ारों पे पीरों के पास जाके दुआएं कराते हैं, लेकिन अगर आपके मुलाजम आपसे खुश नहीं हैं, अगर आपके मुलाजम आपके लिए झोलियां उठा के दुआएं नहीं कर रहे,
تو آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے گھروں میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو پلیز آج میرے اس میسیج پہ کوشش کریں، اس عید پہ جو لوگ آپ کے ڈرائیور ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کھانے بنا رہے ہیں، جو لوگ آپ کے برتن دھو رہے ہیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس عید والے دن وہ آپ سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ عید مبارک۔ اور آخر پہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ PIA کے حادثے میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اور پاکستان میں جتنے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرونا کا شکار بنے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔